हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमने नर्वस सिस्टम के फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं और उसमें हमने ब्रेन तक पढ़ लिया है। तो ब्रेन के पढ़ने के बाद अब आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन का एक बार हम थोड़ा रिवीजन कर लें कि ब्रेन जो है कहाँ पाया जाता है। तो ब्रेन जो है हमारे स्कल के क्रेनियम में पाया जाता है। क्रेनियम बोन्स का बना हुआ है, हार्ड है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन जो है सॉफ्ट रहता है, वो बिल्कुल सेफ रहता है। और ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं उनको बोला जाता है मस्तिष्क आवरण या मेनिंजेस, और वो 3 लेयर्ड होती हैं। बाहर की लेयर को हम ड्यूरामीटर बोलते हैं, बीच के एरेक्नॉइड और इनर वन को बोलते हैं पायामीटर। और पायामीटर जो है वो हमारे ब्रेन से चिपकी हुई अटैच्ड फॉर्म में रहती है। ठीक है। इसके अंदर जो ब्रेन का जब हम टीएस देखते हैं तो ब्रेन में बाहर की तरफ रहता है ग्रे मैटर और अंदर की तरफ रहता है वाइट मैटर। ठीक है। तो और ब्रेन के ऊपर गायरी और सल्काए पाए जाते हैं, खांचे और दरारें उभार पाए जाते हैं। वही ये डिटरमाइन करते हैं कि जिसमें ज़्यादा खांचे और उभार पाए जा रहे हैं उसको ये कहा जाता है कि ये बुद्धिमानी को शो करता है। ठीक है। तो ये तो हमने एक ओवरव्यू लिया जो हम पढ़ा चुके हैं। अब हम आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पर। तो स्पाइनल कॉर्ड किसे कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक डोरीनुमा संरचना है। ठीक है ना। डोरीनुमा संरचना है और ये कहाँ पाई जाती है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। वर्टिब्रल कॉलम जो है बहुत सारे वर्टिब्रा से मिलके बनी है, तो उन्हीं के अंदर जो केनाल होती है उसी में ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेफ रहती है। अब यदि हम स्पाइनल कॉर्ड को और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं उसे हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स या फिर रीढ़ तंत्रिकाएं। तो स्पाइनल कॉर्ड का जब ट्रांसफर सेक्शन लिया जाता है तो उसकी जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये एकदम से राउंड शेप में नहीं होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है राउंड शेप में नहीं होती है। वो कैसे शेप में रहती है? जैसे कि कोई चीज अपन ने थोड़ा सा गोल किया और उसको थोड़ा हल्का सा दबा दिया। ठीक है। तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, थोड़ा सा पार्शली। ठीक है। अब इसमें क्या स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे बाहर तो ये जो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है आपको यहाँ इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी भी ये हम जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं तो इसमें सबसे बाहर पाया जाता है पायामीटर। पायामीटर जो है वो पूरा सब में एक पूरी की पूरी एक सरफेस में पाया जाता है क्योंकि चिपका हुआ रहता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो अंदर पूरा जो मैटर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। बाहर जो पाया जा रहा है वो है इसमें वाइट मैटर। ये जो है ये वाइट मैटर है, वाइट मैटर है। और अंदर जो ये बटरफ्लाई लाइक शेप में जो अरेंज है इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। ठीक है। तो ग्रे मैटर इस प्रकार से व्यवस्थित होता है इसके व्हाइट मैटर के अंदर कि वो तितली नुमा संरचना बनाता है, बटरफ्लाई लाइक। ठीक है ना। जिसमें कि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, अब एक चीज और बता दूं मैं यहाँ आपको कि ये पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर का जो पार्ट है वो डॉर्सल साइड है, ये वाला डॉर्सल साइड है और ये वाला वेंट्रल साइड है। ठीक है। तो इससे हमें आसानी हो जाएगी कि किस तरह से क्या पाए जा रहे हैं। तो अब देखिए, आप डॉर्सल सरफेस पर ये जो यहाँ पूरा डॉर्सल सरफेस है, इस पे डॉर्सल सरफेस में क्या पाया जा रहा है? हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ग्रे मैटर है इसमें ये हॉर्न पाए जा रहे हैं। तो डॉर्सल साइड पर दो हॉर्न पाए जाते हैं, श्रृंग, सींग नुमा संरचना। इसको कहते हैं हम डॉर्सल हॉर्न। क्या बोलते हैं इसको हम? डॉर्सल हॉर्न। तो यहाँ पे ये दोनों जो है ये डॉर्सल हॉर्न है, ये हॉर्न है अंदर जो दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या है? वेंट्रल हॉर्न। ठीक है। और ये है लैटरल हॉर्न। ठीक है। इस तरह से ये वेंट्रल साइड पे पाए जा रहे हैं, तो इनको हम एंटीरियर हॉर्न भी बोल सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है कि आपको याद करने के हिसाब से आप इसको वेंट्रल हॉर्न बोलिए। ठीक है। तो ये वेंट्रल हॉर्न हो गए और ये हो गए ये दोनों, और ये हो गए डॉर्सल हॉर्न। ठीक है। इसके बाद ये लैटरल हॉर्न हो गया। फिर इसके सरफेस पर डॉर्सल साइड पर यहाँ पर थोड़ी सी एक हल्का सा खांच जैसी होती है जिसको कि कहा जाता है पोस्टीरियर मीडियम सल्काई, या फिर इसी को हम बोलते हैं डॉर्सल सल्काई। ठीक है। या फिशर, क्या? पृष्ठ खांच।
ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर वेंट्रल साइड पर ये बहुत गहरी खांच होती है जिसको कि कहा जाता है एंटीरियर मीडियन फिशर, या फिर हम इसको बोलते हैं वेंट्रल फिशर, मध्य विदर। ये थोड़ी गहरी होती है। तो ये दोनों खांचें भी हो गई। ये हॉर्न के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम ये देखते हैं कि इसके बीच में जो केनाल पाई जा रही है जिसको कि कहा जाता है सेंट्रल केनाल, केंद्रीय नाल, और इसके अंदर भरा रहता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जैसे कि ब्रेन में जो तीनों लेयर्स होती हैं उन सभी के बीच में जो खाली जगह होती है, स्पेस होती है, उसके बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको कहा जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसी तरह से इसकी सेंट्रल केनाल में भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है जो आघात से बचाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आता है कि जब ये डॉर्सल हॉर्न आगे बढ़ते हैं, डॉर्सल हॉर्न जब जैसे ही इसमें से बाहर निकलते हैं, यहाँ से ये और यहाँ से ये वाला, तो फिर ये बनाते हैं रूट। तो डॉर्सल हॉर्न जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलता है कि ये क्या बना लेता है, डॉर्सल रूट। इसी तरह से वेंट्रल हॉर्न जैसे ही इसमें से इमर्ज होता है कि बना लेता है वेंट्रल हॉर्न। और इधर से ये डॉर्सल और यहाँ से ये वेंट्रल, ये दोनों मिलकर बनाते हैं स्पाइनल नर्व। क्लियर। तो ये दोनों जो जुड़ रहे हैं यहाँ पर, डॉर्सल हॉर्न डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट जो है दोनों जब यहाँ मिल रहे हैं तो ये किसके अंदर हो रहा है, ये सब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही, और फिर उसमें से जो इमर्ज होती है वो होती है स्पाइनल नर्व। क्लियर। एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पर, ये जो डॉर्सल रूट है यहाँ पे गैंग्लियन पाया जाता है, इस तरह से सोलन स्ट्रक्चर पाया जाता है जो केवल डॉर्सल साइड पर ही पाया जाता है, डॉर्सल रूट में पाया जाता है, वेंट्रल में नहीं पाया जाता है। इसको बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, गुच्छक। फिर एक चीज यहाँ पे जब मैं बता ही रही हूँ तो ये और बता दूं कि इसमें से होकर ही, डॉर्सल रूट से होकर ही हमारी सेंसरी नर्व अंदर जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, और यहाँ वेंट्रल हॉर्न से कौन आती है, मोटर नर्व। क्लियर। तो ये क्लियर हो गया, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ आपको। देखिए क्या है, ये जो हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड का टीएस, इसमें हमने क्या देखा कि बाहर पाया जाता है व्हाइट मैटर, अंदर पाया जाता है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर इस तरह से व्यवस्थित है कि ये बटरफ्लाई लाइक शेप बनाता है, जिसमें कि ये होते हैं डॉर्सल हॉर्न, ये होते हैं वेंट्रल हॉर्न, और ये होते हैं लैटरल हॉर्न। ठीक है, बीच में पाई जाती है सेंट्रल केनाल, और उसके बाद में यहाँ पर दोनों तरफ खांचे पाई जाती हैं। ये है हमारी डॉर्सल फिशर और ये है वेंट्रल फिशर। क्लियर। इसके बाद यहाँ से जैसे ये बाहर निकलती हैं ये दोनों रूट, तो ये होती है डॉर्सल रूट, यहाँ से होती है वेंट्रल रूट, और दोनों ही मिलके बनाती हैं यहाँ पर स्पाइनल नर्व। ठीक है ना। तो ये इस तरह से बनाती हैं, और फिर यहाँ से आती है सेंसरी नर्व फाइबर, और यहाँ पे बीच में एक इंटर न्यूरॉन होता है जो कि इंटरमीडिएट न्यूरॉन पाया जाता है, जो कि इस सेंसरी नर्व के द्वारा जो भी इम्पल्स आया हो उसको ये किस मैसेज में बदल देता है, संदेश में बदल देता है। और फिर यहाँ से निकलती हमारी मोटर नर्व या प्रेरक चालिका। ठीक है ना, प्रेरक तंत्रिका। और फिर यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन्स, जो भी इफेक्टर ऑर्गन्स हैं उधर पर जाती है, जैसे कि हमारे ग्लैंड्स और हमारी मसल्स। ठीक है, तो ये हो गया टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद अब हम आते हैं अगले में कि किस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है आपको जैसे कि मैं बता दूं क्या होती है। जैसे जब कभी किसी हम गर्म चीज को छू लेते हैं तो हमारा हाथ एकदम से पीछे होता है, चलते चलते कहीं हमें कांटा है, कांच है, लग जाता है, तो हम ऐसे नहीं सोचते कि हमको कांटा चुभ गया, कांच चुभ गया तो हमें पैर पीछे करना है, अपने आप ही पैर पीछे हो जाता है। ठीक है ना। आंख में यदि धूल चली जाए तो हमें बिना सोचे समझे आंख की पलक अपने आप बंद हो जाती है, तेज रोशनी में हमारी आंख अपने आप से सिकुड़ जाती है। ठीक है, या फिर कभी हमें छींक आना, खांसना, ये सब कौन सी क्रियाएं हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। इसी को हम प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। मतलब ऐसी क्रियाएं जो बिना सोचे समझे बहुत तेजी से होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया, इनवॉलंटरी एक्शंस। अब यहाँ पे जैसे कि यदि हम कहें कि इसकी व्याख्या क्या है, या व्याख्या करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि कैसे क्रिया हो रही है। देखिए आप यहाँ पर
कि यहाँ पर क्या है, एक मोमबत्ती जल रही है, इसमें से लौ है, यदि हमारा हाथ इस गर्म लौ के ऊपर आता है तो ये एक उत्तेजना है, एक स्टिमुलाय है, एक संवेदना है। गर्म वस्तु में जब हमारा हाथ लगता है तो हमें एकदम गर्मी का एहसास होगा, जलने का एहसास होगा। और ये जो स्टिमुलस है ये कौन गेन करेगा, यहाँ पर हमारे हाथ में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स, ग्राही, ठीक है ना। जैसे कि पेन रिसेप्टर जो हमारी स्किन में पाए जा रहे हैं वो इसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ से ये जो स्टिमुलस है ये किसके पास आउट होगा, यहाँ पाए जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन संवेदी तंत्रिका इस संकेत को, इस स्टिमुलस को कहाँ ले जाएंगे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है वो ब्रेन ना होकर हमेशा स्पाइनल कॉर्ड होता है। जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी जिसमें बिना सोचे समझे होती हैं, जिसमें हमारी कोई भी बस नहीं चलता, वो सभी कौन नियंत्रित करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो संदेश है वो लाने वाली जो सेंसरी नर्व है, सेंसरी न्यूरॉन है, वो हमारे कहाँ लाएगी, ये स्पाइनल कॉर्ड में लाएगी। और स्पाइनल कॉर्ड में आएगा तो फिर हमारा स्पाइनल कॉर्ड, इधर एक बीच में एक इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी रहता है, जो इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं उसको, जो कि इस संवेदना को किस में बदल देता है, आदेश में बदल देता है, ऑर्डर में बदल देता है। और फिर ऑर्डर वो किसको देता है, यहाँ पर पाई जाने वाली मोटर न्यूरॉन को, प्रेरक तंत्रिका को या चालक तंत्रिका को, ठीक है। तो यहाँ से वो संदेश को लेकर आने वाली जो तंत्रिका है वो कहलाती है मोटर न्यूरॉन, ठीक है, चालक तंत्रिका। और वो चालक तंत्रिका जो है वो कहाँ लेके जाएगी, इफेक्टर ऑर्गन में, क्रियान्वयक अंग, जो कि अपने उसके प्रति रिस्पॉन्स दिखाएगा और वो क्रिया दिखाई देगी। तो वो होते हैं जो इफेक्टर होते हैं, वो कौन होते हैं, या तो मसल्स होते हैं, हमारी पेशियां होती हैं, या फिर होती हैं ग्रंथियां, ठीक है। जितनी भी ग्रंथियां होती हैं इसमें से कोई भी ग्रंथि हो सकती है। तो मांसपेशी सिकुड़ती है और हाथ हमारा जो है तुरंत पीछे हट जाता है। अब आप ये सोचिए कितनी कम समय में कि हमको थोड़ा एकदम गर्म लगा और एकदम हमारा हाथ पीछे हो जाता है। तो ये होती है प्रतिवर्ती क्रिया, जिसमें हमें सोचने विचारने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता और ये एकदम से होती है, ठीक है ना। तो इसमें इसकी यदि हम ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक हो रही है पूरी क्रिया, ये होती है रिफ्लेक्स आर्क बनाती है, प्रतिवर्ती चाप बना रही है, जो शुरुआत हो रही है यहाँ पर स्टिमुलस से और फिर एंड हो रहा है इसका इफेक्टर पर, ठीक है। तो ये फिर जब सिकुड़ती और हमारा हाथ पीछे हो जाता है तो इसमें आप अभी आता है ये प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, और इसको आप एक्सप्लेन कीजिए, मैकेनिज्म इसकी बताइए। तो इसमें जो इसके कंपोनेंट्स है वो हम देखते हैं। पहला है इसमें उत्तेजना, स्टिमुलस। तो जब हमारी त्वचा किसी गर्म वस्तु को छूती है तो हमें किसका, गर्मी की उत्तेजना उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या हो गया, स्टिमुलस है, संवेदना, ठीक है। उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, ग्राही करेगा, जो हमारे स्किन में पाया जा रहा है। तो ये ग्राही रिसेप्टर त्वचा में उपस्थित दर्द ग्राही पेन रिसेप्टर जो है इस उत्तेजना को महसूस करते हैं। देन थर्ड वन इस संवेदी तंत्रिका। अब इस संवेदना को लेकर जाने वाले जो हमारी पूरी बॉडी में नेटवर्क पाया जा रहा है न्यूरॉन का, तो ऐसे न्यूरॉन जो इस संवेदना को, इस उत्तेजना को लेकर जाएंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज मेरु रज्जु और स्पाइनल कॉर्ड, वो कौन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। तो वो संकेत को कहाँ पे पहुंचा देंगे, स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बीच में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक रिले न्यूरॉन पाया जाता है या इंटर न्यूरॉन पाया जाता है, वो इस संवेदना को आदेश में बदल देता है और फिर ये आदेश किसको दे दिया जाता है, चालक तंत्रिका को, चालक तंत्रिका को, मोटर न्यूरॉन को। और ये मोटर न्यूरॉन इस आदेश को लेकर जाती है हमारे मांसपेशी में। हाथ में यदि हमको गर्म लगा तो हाथ की मांसपेशी में जाएगी, इफेक्टर ऑर्गन में जाएगी। और इफेक्टर क्या होते हैं, मांसपेशी, मसल्स। और फिर मांसपेशी सिकुड़ती है और बिना सोचे समझे हाथ हमारा पीछे हट जाता है। जब पीछे हटता है तो यही फिर हमें त्वरित, अनैच्छिक और स्वतः होने वाली क्रिया के रूप में दिखाई देता है और यही प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है। तो इसकी यदि हम विशेषता की बात करें तो क्या करेंगे कि बहुत तेजी से होने वाली क्रिया है, जो कि बिना सोचे समझे होती है। ये अनैच्छिक क्रिया है, इसमें मस्तिष्क का कोई भी रोल नहीं होता है, इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें मेन जो है वो है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ये नियंत्रित होती है। ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। एकदम से हम, अब कहीं पे हमको कोई ऐसी क्रिया हो रही है, अब जैसे आंख में मान लीजिए कोई हमको कचरा चला गया तो एकदम से पलक जो है बंद हो जाती है, ठीक है।
तो ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। और उदाहरण के तौर पे आपको अभी बता ही दिया था। तो इस तरह से ये प्रतिवर्ती क्रिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कितने स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं। 31 स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं, क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं 12, वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग पाई जाती हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम आते हैं एमसीक्यूज पर। चलिए नर्वस सिस्टम के एमसीक्यूज पर। पहला है तंत्रिका तंत्र की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? तो न्यूरॉन है। क्यों भाई न्यूरॉन ही क्यों है, नेफ्रॉन क्यों नहीं है? तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी की है, एल्वेलस किसकी है, लंग्स की है, सार्कोमियर किसकी है, मसल्स की है। तो इसका उत्तर क्या होगा? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में इंपल्स को सेल बॉडी की ओर ले जाने वाला भाग है। तो न्यूरॉन की बात हो रही है तो न्यूरॉन का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, सबसे पहले ऊपर होते हैं डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स के बाद फिर होते हैं साइटोन, और साइटोन के बाद होता है एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद फिर उसका एंड होता है उसके टर्मिनल्स पर, एंडिंग्स पर, और फिर वहां से शुरू होती है दूसरी न्यूरॉन। और दोनों न्यूरॉन के बीच में जो एक जगह है जहां पर कि संवेदना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास हो रही है, उसको हम बोलते हैं सिनेप्स या युग्मानुबंध, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इससे संबंधित जो भी अब आएंगे तो वो आपको क्लियर रहेंगे। तो यहाँ पर हो रही है बात कि इंपल्स को सेल बॉडी की ओर ले जाने वाला भाग कौन सा है? तो भाई होगा डेंड्राइट, क्योंकि सबसे पहले कौन लेता है? डेंड्राइट लेता है, उसके बाद सेल बॉडी में जाता है। तो इसका उत्तर होगा डेंड्राइट। फिर एक्सॉन का मुख्य कार्य क्या है? धीरे धीरे हम नीचे की ओर आ रहे हैं। अब एक्सॉन कहाँ आता है? सेल बॉडी के नीचे आता है। तो ये कहाँ से कहाँ ले जाता है? इंपल्स को सेल बॉडी की ओर ले जाता है? नहीं, ये तो उल्टी दिशा होगी। तो ये इंपल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा बी। दूर न्यूरॉन्स के बीच जंक्शन को क्या कहते हैं? अभी समझाया था आपको, सिनेप्स या युग्मानुबंध। माइलिन शीथ का प्रमुख कार्य है, माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ जब रहती है ना तो ये इंपल्स कंडक्शन को तेज करती है, स्पीड में कंडक्शन जो है वो पास होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाने वाली सेल्स क्या होती हैं? तो ये होती हैं स्वान सेल्स, ए, ठीक है। स्वान सेल्स कौन सी होती हैं ये आपको मैं बता दूं यहाँ पर। स्वान सेल्स कौन सी होती हैं? ये जो पाया जाता है एक्सॉन, यहाँ पे जो पाई जा रही है ना, ये स्वान सेल्स होती हैं, ठीक है। ये स्वान सेल्स होती हैं। तो इसमें इसका उत्तर होगा स्वान सेल्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शामिल हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स, केवल ब्रेन। तो इसका उत्तर क्या होगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि हमारे बॉडी के सेंट्रल रीजन में पाई जा रही हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मुख्यतः शामिल होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, सेरिब्रम एंड सेरिबलम, मेडुला एंड पॉन्स। क्या उत्तर होगा? क्रैनियल नर्व्स ब्रेन से निकल रही हैं, स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। तो यही तो हम पढ़ते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दोनों से निकलने वाली नर्व्स होती हैं। तो इसका उत्तर होगा बी। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। इसी के तो इतने सारे भाग हैं पूरे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, जितने भी सब ऑक्सीपिटल, ये सब किसके हैं? इंसुला, किसके भाग हैं? पांचों सेरिब्रम के, सबसे बड़ा भाग है हमारा, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद है सेरिब्रम जो है मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये भाई जितना भी हम सोचते हैं, विचारते हैं, स्मृति है, वॉलंटरी एक्टिविटीज है, ये सब हमारा सेरिब्रम इसको कंट्रोल करता है। शरीर का बैलेंस और पोस्चर, ये बहुत पूछा जाता है भाई। शरीर का बैलेंस और पोस्चर मुख्यतः नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो ये सेरिबेलम, जो हाइंड ब्रेन पढ़ते हैं हम, जिसमें 3 भाग हैं, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाe और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सेरिबेलम इसको हमारे पूरे शरीर के बैलेंस को नियंत्रित करता है और पोस्चर को। हार्ट बीट और ब्रीदिंग जैसी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज का नियंत्रण मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है? तो ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा को ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है, ठीक है। हमारे पूरे पिछले भाग में ही पाया जाता है और हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। तो यही हमारी हार्ट बीट और ब्रीदिंग जो बिल्कुल लगातार हमारे बॉडी में हो रही हैं अनैच्छिक क्रियाएं, उसको नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस मुख्यतः किससे संबंधित है? तो होमियोस्टेसिस से। हाइपोथैलेमस जो है, जो हमारा समस्थापन रहता है हमारी बॉडी में, जो पूरा अंदर का जो स्टेडी स्टेट रहती, एक जैसा पूरा तापमान है, पीएच है, जितने भी एसिड बेस है, वो सब के सब जो करता है कंट्रोल, वो कौन है? हाइपोथैलेमस।
शरीर के तापमान के रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? अभी जैसा कि हमने पढ़ा, हाइपोथैलेमस। ब्रेन को सुरक्षा देने वाली 3 मेम्ब्रेन्स को सामूहिक रूप से हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? मेनिंजेस, मस्तिष्क का आवरण। पेरिकार्डियम, कार्डियम जहां कहीं भी हो वो हार्ट से रिलेटेड है। प्लूरा, प्लूरा कहीं भी हो वो लंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। पेरिटोनियम, ये भी झिल्ली जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? लंग्स के ऊपर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मेनिंजेस की सबसे बाहरी लेयर कौन सी है? कौन सी है? कौन सी? ड्यूरामीटर, बाहरी लेयर। अंदर वाली पायामीटर होती है और एरेक्नॉइड बीच वाली होती है। मेनिंजेस के सबसे अंदरूनी लेयर कौन सी होगी? पायामीटर। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देना, ठीक है, आघात से बचाना, उसको शॉक एब्जॉर्बर की तरह रिएक्ट करता है ये। स्पाइनल कॉर्ड किसका भाग है? तो ये किसका भाग है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है, केंद्र में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से मुख्यतः किस संरचना के माध्यम से जुड़ा रहता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के इस तरफ क्या है? ब्रेन है, और इस तरफ क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा जुड़ा रहता है। स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन सामान्यतः कैसा दिखाई देता है? क्रॉस सेक्शन किस तरह से दिखाई देता है? बटरफ्लाई लाइक एस शेप्ड ग्रे मैटर के साथ, है ना। ऊपर के दोनों हॉर्स डॉर्सल कहलाते हैं, नीचे के वेंट्रल और साइड के लैटरल। तो इस तरह से बटरफ्लाई लाइक इसमें ग्रे मैटर, उसमें अरेंजमेंट इसका इस तरह से पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर सामान्यतः स्थित होता है कहाँ पर? अंदर की ओर। ग्रे मैटर कहाँ रहता है? बीच में अंदर की ओर रहता है। स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर कहाँ रहता है? बाहर की ओर। स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में मुख्यतः पाए जाते हैं न्यूरॉन सेल बॉडीज। ये आपको एक अलग क्वेश्चन है जो कि हमने ऊपर डिस्कस नहीं किया था। स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर रहता है ना, उसमें क्या पाए जाते हैं? सेल बॉडीज, साइटोन पाए जाते हैं और डेंड्राइट्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसी के साथ जब आया ही है ये पॉइंट, तो हम ये भी बता दें कि व्हाइट मैटर में क्या पाए जाते हैं? एक्सॉन, ठीक है। व्हाइट मैटर में एक्सॉन पाए जाते हैं, तंत्रिका सूत्र पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का पोस्टीरियर हॉर्न मुख्यतः किससे संबंधित है? पोस्टीरियर हॉर्न की बात हो रही है, तो इस सेंसरी इम्पल्स से, उसी से होकर तो आते हैं हमारे सेंसरी इम्पल्स। पोस्टीरियर को हम डॉर्सल हॉर्न भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर हॉर्न किससे संबंधित है? तो मोटर इम्पल्सेस या चालक संवेदनाएं, प्रेरक इम्पल्सेस, ठीक है। मोटर क्या है? जो कि आदेश को लेकर हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाता है। लैटरल हॉर्न मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। स्पाइनल कॉर्ड के बीच में स्थित नलिका क्या कहलाती है? केंद्रीय नाल, सेंट्रल केनाल कहलाती है, ठीक है। सेंट्रल केनाल में क्या पाया जाता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जैसा कि हमारे ब्रेन में जो तीनों लेयर्स हैं मेनिंजेस की, उसके बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, तो इसमें भी ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही CSF शॉर्ट फॉर्म वो पाया जाता है। डॉर्सल रूट किस प्रकार के नर्व फाइबर से संबंधित है? तो डॉर्सल रूट जो है किससे संबंधित है? सेंसरी एफरेंट, वहीं से संवेदना जो है वहीं से आती है। कहाँ से आती है? डॉर्सल रूट से, ठीक है ना। वेंट्रल रूट मुख्यतः किस प्रकार का है? मोटर। वहां से वो आदेश लेकर जो निकलती है वेंट्रल रूट से, वो होती है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। डॉर्सल से आती है सेंसरी न्यूरॉन, और हमारे वेंट्रल रूट से कौन आती है? मोटर न्यूरॉन। डॉर्सल रूट पर इसे स्वेलिंग को क्या कहते हैं? गैंग्लियन। जैसे आपको भी बताया था, डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहा जाता है, ठीक है। डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स के मिल जाने से क्या बनता है? स्पाइनल नर्व। क्या बनता है? स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स किस प्रकार की नर्व होती है? स्पाइनल नर्व जो है मिक्स्ड होती है, क्योंकि यहाँ से डॉर्सल हॉर्न से क्या होता है? सेंसरी नर्व। वेंट्रल हॉर्न से क्या होता है? मोटर न्यूरॉन। दोनों के मिलने से क्या बनेगी? स्पाइनल नर्व। तो मिक्स्ड प्रकार की होती है वो। रिफ्लेक्स एक्शन का प्रमुख कंट्रोल सेंटर कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे सही उदाहरण है गर्म वस्तु से हाथ तुरंत हटाना। रिफ्लेक्स आर्क में रिसेप्टर के बाद इंपल्स का सबसे पहले किस न्यूरॉन में जाता है? कहाँ जाता है? जब बताइए, सबसे पहले हम कोई चीज गर्म लगेगी, वो इंपल्स कौन लेगा? रिसेप्टर लेगा। रिसेप्टर से कहाँ जाएगी? सेंसरी न्यूरॉन में। कहाँ जाएगी? सेंसरी न्यूरॉन में। फिर मोटर न्यूरॉन इंपल्स को ले जाता है, कहाँ ले जाता है? इफेक्टर हमारी, या तो वो पेशियां होंगी, मसल्स होंगी, या फिर ग्लैंड्स होंगे, ठीक है।
रिफ्लेक्स एक्शन में रिस्पॉन्स देने वाला ऑर्गन क्या है? इफेक्टर। तभी तो वो हमारे हाथ की पेशी एकदम से संकुचित होती है और हमारा हाथ पीछे होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम जा रहे हैं, कहीं हमें कांटा चुभा तो हमारा पैर एकदम पीछे हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैरों के पेशियों में आता है आदेश, मोटर न्यूरॉन लेके आती है, ठीक है ना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मुख्यतः नियंत्रित होता है किस इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को नियंत्रित करता है। स्वायत्त तंत्र का तंत्र जो है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके दो प्रमुख डिवीजन क्या हैं? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी एंड अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सामान्यतः किस स्थिति में अधिक सक्रिय रहता है? सिंपैथेटिक की बात हो रही, सिंपैथेटिक की बात हो रही जबकि हम या तो बहुत गुस्से में हों, फाइट और या फ्लाइट, बहुत डरे हुए हों, उस समय ये काम करता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि एकदम बैठे और एकदम से कोई मान लीजिए कोबरा आ जाए तो क्या होगा? हम बैठे रहेंगे उसको देख के? नहीं, देख के एकदम से हमें समझ में नहीं आएगा कि कैसे हम उछल कर कहाँ चढ़ गए, कैसे भाग गए, भाग भी नहीं पा रहे थे फिर भी इतनी तेजी से भागते हैं कि हमें खुद को समझ में नहीं आता। तो इस समय कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारी पसीना छोड़ देते हैं हम, होता है ऐसा, हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा, एकदम से सांस बहुत ऊंची जल्दी जल्दी चलने लगती है। तो ये कब होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान, ठीक है, जब हम डरे हुए हों या बहुत गुस्से में हों। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम मुख्यतः किससे संबंधित है? जबकि हम बहुत आराम से विश्राम अवस्था में हों, रेस्ट में हों, डाइजेशन चल रहा हो हमारी बॉडी में, हम आराम कर रहे हों, उस समय किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करने वाला जो संरचना है वो है रिसेप्टर्स। अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स हो सकते हैं, कोई गर्म को देख रहा है, कोई हमारे पेन को देख रहा है, कोई हमारे ठंडे को देख रहा है, तो अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है? सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या? एफरेंट न्यूरॉन कहा जाता है। इसी तरह से मोटर न्यूरॉन को क्या कहा जाता है? इफरेंट न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। ग्रे मैटर का रंग मुख्यतः किस कारण से होता है? क्यों होता है इसका रंग? क्यों? इसमें सेल बॉडीज होती हैं और इसमें कम माइलिनेटेड फाइबर्स नहीं होते। माइलिनेटेड फाइबर्स यानी जिसमें कि माइलिन शीथ हो, वो क्या होते हैं? वो तो एक्सॉन्स होते हैं। तो इसमें एक्सॉन तो होते नहीं है, इसमें न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं, इसलिए इसका जो कलर है वो थोड़ा ग्रे दिखाई देता है। व्हाइट मैटर का रंग मुख्यतः किससे संबंधित है? माइलिन, माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं ना, इसलिए उसमें उसका माइलिन शीथ पाई जाती है, इसी कारण से इसका व्हाइट कलर दिखाई देता है। स्पाइनल कॉर्ड की पोस्टीरियर साइड पर, पोस्टीरियर साइड मतलब कौन सी? डॉर्सल साइड पर शैलो ग्रूव को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, खांच, ठीक है, पृष्ठ खांच। स्पाइनल कॉर्ड की एंटीरियर साइड पर डीप ग्रूव को क्या कहते हैं? एंटीरियर मीडियन फिशर, फिशर मतलब खांच। तो अब हमको ये चीजें जो हैं हमको थोड़ा सा याद रखना है आपको कि ये डॉर्सल रूट में सेंसरी न्यूरॉन्स रहते हैं और वो एफरेंट कहलाते हैं। वेंट्रल साइड पर जो होते हैं उसको मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, वो एफरेंट न्यूरॉन्स कहलाते हैं। पोस्टीरियर हॉर्न से क्या निकलती है? कौन सी नर्व? सेंसरी। एंटीरियर से कौन निकलती है? मोटर। स्पाइनल नर्व कैसी है? मिक्स्ड नर्व है, क्योंकि वो डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट दोनों के मिलने से बनती है, मतलब वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों के मिलने से बनती है। तो ये हमारे एमसीक्यूज हो गए। इस तरह से ये हमारा पूरा क्लियर हो गया है, अच्छे से हमको समझ में भी आ गया होगा और बहुत अच्छे से किसी कोई भी क्वेश्चन इसमें से बाहर आने वाला नहीं है। बिल्कुल देखना, आप जब आप पेपर देंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में वहाँ महसूस होगी। तो चलिए अब हम आगे अगला चैप्टर लेंगे, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।